मैं आरपी सर आरोही एकेडमी से आज आप लोगों के सामने भूगोल विषय पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो आपको इसके पहले पढ़ाया गया उसका प्रथम प्रैक्टिस सेट जो है उसके बारे में भी आप लोगों को हम जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है एवं निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है अभी इसके आंसर को देखेंगे। सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ए मोहबिक असंबद्धता, कोनार्ड, लेहमान, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी सीमा पाई जाती है। तो हम देखते हैं पहले फिगर के माध्यम से। ये हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है अर्थात पृथ्वी की भूपर्पटी है जो सबसे ऊपरी परत है। इस ऊपरी परत को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। वही हम बात करते हैं यहाँ क्या पूछा गया है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है, मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो जो इसकी मध्य सीमा है, इसकी मध्य सीमा की खोज कोनार्ड महोदय ने किया था, जिस कारण इस सीमा को या क्रस्ट के मध्यवर्ती सीमा को जो है कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है अर्थात पृथ्वी या क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य जो सीमा पाई जाती, जो असंबद्धता पाई जाती, वो जो है कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है, जिसका आंसर भी है। अब आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नहीं है क्या? अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। हाँ दो ही करें। हाँ ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है। निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है। तो अभी हमने आपको बताया हमने आपको क्रस्ट के बारे में बताया। अब वहीं हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो जो पहला ऑप्शन है ऊपरी व निचला मेंटिल, दूसरा ऑप्शन भूपटल व क्रोड है, तीसरा ऑप्शन भूपटल व ऊपरी प्रवार है, चौथा जो ऑप्शन है मेंटिल व क्रोड है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा वर्णित करता है। तो ऊपरी व निचला मेंटिल ये नहीं करता है, भूपटल व क्रोड ये भी नहीं करता है, भूपटल व ऊपरी प्रवार मेंटिल व क्रोड भी नहीं करता है। तो इसमें आपका जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए सी कैसे होगा, क्योंकि जो पृथ्वी की दूसरी परत है प्रवार, जो पृथ्वी की दूसरी परत है प्रवार, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी प्रवार एवं निचली प्रवार। यहां पे आपको बताया गया है
ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। अब हम देखते हैं जो हमारा स्थल मंडल है आखिर वह जो किस परत को वर्णित करता है, तो भूपटल व ऊपरी प्रवार। कहने का मतलब क्रस्ट या ऊपरी प्रवार की जो ये सीमा है, ये जो है हमारा जो है स्थल मंडल का निर्माण करता है। तो इन दोनों को मिलाकर स्थल मंडल का निर्माण माना जाता है। अब वही हम बात करें मैंटिल व क्रोड की बात करें, क्योंकि मैंटिल हमारी दूसरी परत है, प्रवार जिसे मैंटिल भी कहते हैं हम, जिसे हम मैंटल भी कहते हैं, तो पृथ्वी की दूसरी परत है, उससे स्थल मंडल का निर्माण नहीं होता है। वहीं क्रोड की बात करें हम, जो क्रोड है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिससे भी इसका वर्णन नहीं होता है। तो इनमें सबसे सही आंसर जो होगा आपका भूपटल व ऊपरी प्रवार माना जाएगा। अब वहीं आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरला अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारी पृथ्वी है उसके किस भाग में गलित या द्रवित अवस्था पाई जाती है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आंसर देखेंगे 32 किलोमीटर की गहराई पर, या 50 किलोमीटर की गहराई पर, या 80 किलोमीटर की गहराई पर, या 100 किलोमीटर की गहराई पर। तो कहने का मतलब ये है जो हमारे पृथ्वी का ऊपरी मंडल है या ऊपरी क्रस्ट है, उसका जो निचला भाग है, उसका जो निचली क्रस्ट है, उसकी सीमा और जो है प्रवार की ऊपरी सीमा के मध्य ऐसी स्थिति पाई जाती है, क्योंकि जो है मध्य सीमा है मैंटिल की, वहीं से तरल अवस्था प्रारंभ हो जाता है। तो वहीं पे अगर देखें तो उसकी जो गहराई की बात की गई है पाया जाता है, तो 100 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर से उसकी शुरुआत होती है, अर्थात हमारी पृथ्वी की जो 100 मीटर की गहराई है उसमें जो है तरल पदार्थों का पाया जाना 100 किलोमीटर गहराई से प्रारंभ होता है, जिसका आंसर आपका डी होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन असत्य है। निम्न में से कौन असत्य है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अधिकांश भाग मैंटिल है, यह बिल्कुल सत्य है। हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुरेश महोदय ने यह बताया जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसका जो निर्माण हुआ है सियाल से हुआ है। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की परत सियाल से बनी, ये भी सत्य है। हम आगे बात करते हैं, सागर तल सीमा से बना है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अब वही हम देखते हैं, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, क्योंकि अगर हम सिद्धांत की बात करें जो शेष महोदय ने है, जो शेष महोदय उन्होंने पृथ्वी की 3 परतों को बांटा है। उन परतों में इन्होंने यह बताया कि जो हमारी 3 परतें हैं उनमें जो है 3 परतों में सबसे ऊपरी परत सियाल, दूसरी परत साइमा या सीमा,
जो तीसरी परत थी इनकी निफे थी। कहने का मतलब ये है सियाल, सीमा, निफे। अब इसमें हमें ये देखना है क्या सीमा सियाल के ऊपर तैरती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सीमा है वो सियाल के ऊपर ना होने के बजाय सियाल के नीचे पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी की वो दूसरी परत पाई जाती है, जिस कारण यह आंसर जो है बिल्कुल ही असत्य है। तो हमारा जो आंसर होगा ये सही आपका आंसर होगा, यही हमारा असत्य है। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? पृथ्वी के बाह्य अंतर्भाग की अधिकतम गहराई क्या है? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर गहराई की बात करें तो सबसे पहली प्रश्न है 0 से 30 किलोमीटर बताई जाती है। वही हम प्रवार की बात करें, वही हम प्रवार या मेंटल की बात करें तो इसकी जो गहराई बताई जाती है 30 से 2900 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। वहीं अगर हम तीसरी परत की बात करें तो कोर या क्रोड, जो कोर या क्रोड है, जो इसकी गहराई विद्वानों ने बताया है, इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? तो अब इसमें तो हमें अधिकतम गहराई पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्रोड है, जिस तरह क्रस्ट के 2 भाग हैं, प्रवार के 2 भाग हैं, उसी तरह हमारे कोर के भी 2 भाग हैं। जो पहला भाग है उसे हम बाह्य कोर कहते हैं, जो पहला भाग है इसे हम बाह्य कोर या क्रोड कहते हैं। जो इसका दूसरा भाग है इसे हम आंतरिक कोर या क्रोड कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि गहराई की बात यहां कर रहा है, तो जो हमारी क्रोड की गहराई है हमने यहां बताया आपको 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा बाह्य क्रोड है, इसकी जो गहराई है वो जो है 5150 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी जो गहराई है 5150 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं हम आंतरिक भाग की बात कर ले तो इसकी जो गहराई है 6371 किलोमीटर या इससे अधिक बताई जाती है, अर्थात 5150 जो है, जो इसकी गहराई हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में, अब उसको हम देखते हैं। तो 5150 हमारे ए पर ही है, पहले पर ही है, तो कहने का मतलब जो हमारा इसका उत्तर होगा ए होगा 5150 किलोमीटर, क्योंकि 6371 किलोमीटर पृथ्वी की आंतरिक गहराई है, जिस कारण ये हो नहीं सकता। बाकी शेष जो है सारे गलत हैं, तो इसका आंसर ए हुआ। अर्थात पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई क्या है? तो 5150, अर्थात हमारा जो उत्तर माना जाएगा ए माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हम उसकी बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग निफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग निफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन का आंसर में आया है ए, सिलिका एवं एल्युमिनियम। दूसरे का सिलिका एवं मैग्नीशियम। तीसरे का निकल एवं लोहा। चौथे का सभी। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जो शेष महोदय विद्वान हैं
उन्होंने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग या निफे का निर्माण का जिक्र किया है उसके बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे। सुरेश महोदय के अनुसार उन्होंने पृथ्वी की 3 परतें बताई है। सुरेश महोदय ने इन 3 परतों में सबसे पहली परत क्या बताया? सियाल। दूसरी परत सीमा या साइमा। तीसरी परत निफे बताया। अब हमें यहां यह देखना है कि यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग निफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो अब हम इन तीनों की बात करेंगे। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम। तो कहने का मतलब यह है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, अर्थात पृथ्वी का ऊपरी भाग है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। वही हम बात करते हैं सिल्क और मैग्नीशियम की। तो सीमा का मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो यहां पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम में से पृथ्वी की दूसरी परत है, इसलिए यह भी आंसर हमारा गलत है। अब वही हम बात करते हैं पृथ्वी की तीसरी परत निफे। निफे का जो मतलब होता है निकिल प्लस फेरियम। निकिल प्लस फेरियम या लोहा हम कह सकते हैं। अब हमें यह देखना है आखिर इन सब में इसका क्या आंसर टैली करता है। तो आंतरिक भाग की बात कर रहा है, मीन्स केंद्र की बात कर रहा है। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग है जिसे निफे कहा गया है, अर्थात उसका निर्माण जो है केंद्र का निर्माण या किससे हुआ है? तो निकेल एवं लोहा से हुआ है। निफे मीन्स निकेल प्लस फेरियम या लोहा से हुआ है। इसलिए आपका जो उत्तर होगा इनमें आपका उत्तर सी माना जाएगा। अब वही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें यह कहा गया है मोहबिक असातत्य की स्थिति है, अर्थात मोहबिक असंबद्धता पृथ्वी के किस मंडल पर पाई जाती है। तो हम फिगर के माध्यम से इसे भी समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्योंकि पृथ्वी को आधुनिक मत के अनुसार अभिनव मत के द्वारा 3 भागों में बांटा गया, अर्थात 3 परतों में इसको डिवाइड किया गया है। तो क्रस्ट, मैंटिल या प्रवार, तीसरी जो परत है कोर या क्रोड, कोर या क्रोड पाई जाती है। अब हमें यह देखना है जो क्रस्ट और मैंटिल है उसके मध्य कौन सी सीमा है, प्रवार एवं क्रोड के बीच कौन सीमा है, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है मोहबिक असंबद्धता या असातत्य स्थिति पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो क्रस्ट है इसके 2 भाग हैं जिसकी खोज बात करें तो हम इसके मध्यवर्ती खोज की करें, कोनार्ड महोदय ने खोजा। वहीं हम बात करें ये हमारा निचला क्रस्ट है, ये हमारा निचला क्रस्ट है ये, और ये हमारा ऊपरी प्रवार है, ये निचला प्रवार है।
अर्थात निचला मेंटिल है। जो निचला क्रस्ट है और ऊपरी प्रवार है, इसके मध्य भी सीमा पाई जाती है। उस मध्य की सीमा को क्या नाम दिया गया है? हम इसे देखते हैं, जो मध्य की सीमा है इसे क्या कहते हैं? अर्थात निचले और ऊपरी, निचले क्रस्ट और ऊपरी प्रवार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? परपटी एवं क्रोड के मध्य, क्रस्ट एवं मैंटिल के मध्य, मैंटिल एवं वाह क्रोड के मध्य, ऊपरी एवं निचली पपड़ी के मध्य। अब हमें ये देखना है मोहविक ने किस सीमा की खोज की थी। तो जो मध्यवर्ती भाग है ये है मोहविक या मोहो नामक विद्वान ने खोजा था, जिस कारण इसे मोहविक असातत्य या मोह असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें ये देखना है क्या हमारा ये मध्यवर्ती क्षेत्र यहाँ पे कहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जो हमारी निचली क्रस्ट है और मेंटिल है, ऊपरी मेंटिल, उसके बीच पाया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर निचले और ऊपरी का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम अब देखेंगे क्रस्ट और प्रवार इसमें कहाँ पाया जा रहा है। तो परपटी एवं क्रोड के मध्य नहीं हो सकता मोहविक। अब दूसरे पे आते हैं क्रस्ट एवं मैंटिल के मध्य। तीसरे पे आते हैं मैंटिल एवं वाह क्रोड के मध्य, भी नहीं हो सकता है। ऊपरी एवं निचली पपड़ी के मध्य तो कोनार्ड है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका जो इसका आंसर है क्रस्ट एवं मैंटिल के मध्य, अर्थात आपका जो उत्तर होगा बी होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्रोड का कौन सा भाग गलित अवस्था में पाया जाता है? तो हमने इसके पहले जिक्र किया है, जो क्रोड है, क्रोड को काटा गया है, कोर या क्रोड को ऊपरी क्रोड एवं निचला क्रोड, जिसे हम वाह कोर या आंतरिक क्रोड भी कहते हैं। हमें यह देखना है जो हमारा क्रोड है उसकी जो ऊपरी परत है या वाह क्रोड कह सकते हैं हम, वह जो है गलित अवस्था में पाया जाता है, गलित या द्रवित अवस्था में पाया जाता है। कहां टैली कर रहा है? तो ऊपरी क्रोड मीन्स क्रोड का कौन सा भाग गलित अवस्था में पाया जा रहा है? तो सीमा पे नहीं हो सकता है। आंतरिक क्रोड में नहीं हो सकता है, क्योंकि आंतरिक जो क्रोड है ये कठोर पाया जाता है, ये जो भाग है ये कठोर पाया जाता है, इसलिए आंतरिक भी नहीं हो सकता है। आपका वाह क्रोड है, तो वाह क्रोड आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सियाल से कोई मतलब ही नहीं इसका। अर्थात कहने का मतलब ये है जो क्रोड का जो वाह क्रोड है उसका जो भाग है वाह क्रोड का, वो जो है गलित अवस्था में पाया जाता है। अर्थात क्रोड का ऊपरी परत जो है वो गलित अवस्था में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है पर्वत निर्माणकारी हलचलें किस मंडल पर होती हैं? पर्वत निर्माणकारी हलचलें किस मंडल पर पाई जाती हैं? तो सबसे पहले हम आंसर को देखेंगे। एस्थ्रोस्फीयर, मैंटिल, कोर, भूपर्पटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्थ्रोस्फीयर। आखिर एस्थ्रोस्फीयर क्या है? तो इसे जो है दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं हम, क्योंकि यह एक ऐसा मंडल पाया जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो दूसरी प्रवार है उसी का हिस्सा है ये, जहां पर क्योंकि जो प्रवार है उसका भी ऊपरी हिस्सा गलित अवस्था में पाया जाता है, अर्थात द्रवित अवस्था में होता है, लचीलापन पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी हलचलें पाई जाती हैं। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं जो पर्वतों का निर्माण है यहाँ के हलचलों के
माध्यम से मोड़दा पर्वतों का निर्माण होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसका जो उत्तर होगा आपका उत्तर ए हो जाएगा। हम मेंटिल की बात करें तो मेंटिल आपने अभी पढ़ा, कोर को भी आपने पढ़ा और इसके पहले भूपर्पटी को आपने पढ़ा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोर के मध्य क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। अब फिर क्वेश्चन आ रहा है कोर। कोर का मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, कोर या क्रोड, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये पूछ रहा है जो भूकंपी तरंगे हैं आखिर पृथ्वी के किस परत पर चलती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पी तरंगे। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंगे। यस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स अर्थात पृथ्वी की दूसरी तरंग। यल का मतलब लॉन्ग वेव्स मीन्स पृथ्वी की तीसरी धरातली परत के नाम से भी जाना जाता है। पी और दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम तरंगों की बात करें। हम जो भूकंपी तरंगे हैं, जो हमारी प्राथमिक तरंग है पी तरंग अर्थात प्राइमरी वेव्स है, जो अगर इसकी स्थिति को अगर हम देखा जाए तो ये जो है पृथ्वी के सभी मंडलों पे अर्थात ठोस, ठोस द्रव या गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, द्रव या गैसीय तीनों भागों में ये तरंग प्रवेश कर जाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो पी तरंग है, जब यह दूसरी मेंटल अर्थात मेंटल की ओर बढ़ती है, को पृथ्वी की ऊपरी परत से आगे को जब बढ़ा करती है जो ये पी तरंग है, तो वहां लचीलापन जहां पाया जाता है अर्थात परवार में लचीलापन पाया जाता है अर्थात वह गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में वह परत होती है। तो वहां पे जो पी तरंग की गति है धीमी पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, ये जो है प्रवार में इसकी जो गति है धीमी पड़ जाती है। हमें ये देखना है ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था। और जो लॉन्ग वेव है ये पृथ्वी के ऊपरी मंडल पर ही चला करती है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर पृथ्वी का जो मध्य क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती है। तो अर्थात जो कोर या क्रोड है वो कैसा है, वो ठोस पाया जाता है। वो ठोस है तो अर्थात जो प्राथमिक तरंगे हैं या प्राइमरी वेव्स हैं, ये जो तरंगे चलती हैं कहाँ चलती हैं, ये कोर के मध्य क्षेत्र में। अर्थात इसका जो आंसर होगा आपका ए माना जाएगा अर्थात पी तरंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, आप लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम बात करते हैं तारों की निस्तृत गैस धूल के राश के पिंड को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों की निस्तृत गैस धूल के राश के पिंड को क्या कहा जाता है अर्थात पिंड को कहते हैं। आपके चारों ऑप्शन में है फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु और दैतारक। कहने का मतलब दैतारक का मतलब होता है दो तारों की परिकल्पना, ग्रहाणु भी एक परिकल्पना है। अब फिलामेंट की बात करें, अब सबसे पहले हम फिलामेंट की बात करें। क्या है फिलामेंट? तो फिलामेंट शब्द है, ये जो है जेम्स जीन एवं जेफरीज महोदय ने अपनी परिकल्पना में बताया, क्योंकि उनकी जो परिकल्पना है ज्वारीपल का परिकल्पना है, उसमें इन्होंने यह बताया कि सर्वप्रथम अर्थात ब्रह्मांड में सबसे पहले दो तारे मौजूद थे, एक सूर्य एक विशालकाय तारा। जो विशालकाय तारा है सूर्य के समीप से गुजर रहा था, और गुजरने के कारण सूर्य और विशालकाय तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव पड़ रहा था, जिस कारण जो विशालकाय तारा है, जो विशाल तारा है, जो सूर्य है, जब इसके नजदीक विशालकाय तारा पहुंचा मूव करते करते, तो क्योंकि यह विशाल है सूर्य से बड़ा है, इसके बड़े होने इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसमें खिंचाव हुआ अर्थात
में खिंचाव हुआ, अर्थात एक सिगार के रूप में एक राशि बाहर की ओर आई जो बाद में इससे अलग हो गई और ये विशालकाय तारा कहाँ चला गया, आज तक दूसरी बार अट्रैक्शन नहीं हुआ। ये विद्वानों का मानना है कि आखिर वो तारा कहाँ गया जिसके बारे में आज तक जानकारी किसी को नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये पदार्थ अर्थात जो राशि निकली वो जब अलग हुई, अलग होने के बाद ये फिलामेंट का नाम दिया गया, अर्थात जेम्स जीन ने इसे फिलामेंट नाम दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ गैस नहीं हो सकता, ये नहीं है। हम दूसरी बात करें, हम नेबुला की बात करें। जो नेबुला होता है अर्थात निहारिका, नेबुला का अर्थ होता है निहारिका। जो निहारिका है ये तप्त गैसों का एक बादल होता है। तब तो गैसों का एक बादल पाया जाता है, अर्थात जिसका निर्माण गैस, धूल, कण आदि से हुआ है। अर्थात हमारे क्वेश्चन में दिखा रहा है गैस, धूल के राज को क्या कहा जाता है, तो सीधी सी बात है उसे क्या कहेंगे हम, नेबुला। अर्थात इसका उत्तर बी होगा। बाकी ये दोनों सिद्धांत हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कोल्ड नेबुला। आखिर कोल्ड नेबुला के प्रतिपादक थे। कहने का तात्पर्य है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोल्ड नेबुला या ठंडी निहारिका, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ठंडी निहारिका का सिद्धांत भी कह सकते हैं। हमें यह देखना है ठंडी निहारिका या कोल्ड नेबुला सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो लैप्लास महोदय, कांट और बफन और स्मिथ। तो सबसे पहले हम लैप्लास महोदय की बात करते हैं। जो लैप्लास महोदय हैं इनकी जो रचना है अर्थात इन्होंने जिस संकल्पना का प्रतिपादन किया है वो है निहारिका परिकल्पना, वो है निहारिका परिकल्पना। कहने का मतलब ये तो नहीं हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं कांट महोदय की, तो कांट महोदय ने निहारिका अर्थात ठंडी निहारिका या कोल्ड नेबुला के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं बफन महोदय की, तो जो बफन महोदय हैं इन्होंने पृथ्वी के बारे में यह बताया कि जो उसकी उत्पत्ति हुई है वह जो है एक तारे के माध्यम से, अर्थात पुच्छल तारा परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनकी जो परिकल्पना है वह है पुच्छल तारा परिकल्पना, पुच्छल तारा परिकल्पना। वहीं हम बात करते हैं स्मिथ महोदय की। अगर हम बात करें तो जो स्मिथ महोदय हैं जो इनकी रचना है वो रचना है अंतरतारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कोल्ड नेबुला या ठंडी निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो कांट महोदय थे। आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर करें हम तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहणु परिकल्पना किससे संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहणु परिकल्पना
संबंधित है, अर्थात बफन से, जेफ्रीज महोदय से, लैप्लास महोदय से, चैम्बर्लिन एवं मोल्टन महोदय से। तो आपने अभी बफन को देखा, जेफ्रीज को देखा, लैप्लास महोदय को देखा। अब बात करते हैं चैम्बर्लिन एवं मोल्टन महोदय की। जो यह परिकल्पना है, ग्राहक परिकल्पना, ये जो है चैम्बर्लिन महोदय एवं मोल्टन महोदय की है। अर्थात आपका जो उत्तर होगा, उत्तर आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस विद्वान का है, अर्थात किस विद्वान ने किया था। हम देखते हैं सबसे पहला आंसर कांट महोदय, बफन महोदय, जेम्स जीन महोदय, लिटन महोदय। तो अब हम बात करते हैं, कांट को आपने अभी देखा, नेबुला परिकल्पना में देख लिया, बफन को पुच्छल तारा परिकल्पना में देख लिया, जेम्स जीन की आपने ज्वारीय परिकल्पना देख लिया, लिटन महोदय की जो है नोवा तारा परिकल्पना है। तो कहने का मतलब ये है जो जेम्स जीन महोदय हैं, अभी आपको हमने इसके पहले बताया कि जो जेम्स जीन महोदय और जेफ्रीज महोदय थे, इन्होंने फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जेम्स जीन महोदय ने। अर्थात आपका जो उत्तर होगा, उत्तर आपका सी माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने किलोमीटर के बाद ताप वृद्धि का पता लगाना कठिन हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर कितने किलोमीटर गहराई के बाद ताप वृद्धि का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पृथ्वी की जो रचना हुई है उसके बारे में अगर देखें, आंतरिक रचना के बारे में देखिए तो उसके मुख्य स्रोत पाए जाते बिंदु होते हैं तापमान, घनत्व और दबाव। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे तापमान की बात अर्थात ताप वृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य यह है जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी के नीचे जाना प्रवेश करें, अर्थात तापमान जो हमारी पृथ्वी उसके अंदर जब प्रवेश करता है तो 32 मीटर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। अगर वहीं हम आगे देखें तो क्योंकि ये जो यह दर है ये बराबर नहीं रहती है, यह पृथ्वी के अंदर जाते जाते लगभग 8 किलोमीटर के आसपास के बाद यह नहीं मालूम चल पाता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जाने पर कितना तापमान बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। अर्थात हमारा जो आंसर होगा 8 किलोमीटर। हमें ये देखना है 8 किलोमीटर है कि नहीं हमारे आंसर में। तो 32 मीटर पर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 40 मीटर कोई मतलब नहीं, 100 किलोमीटर कोई मतलब नहीं है। तो वहीं पर हम देखते हैं हमारा आंसर होगा 8 किलोमीटर। अर्थात आपका आंसर डी आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भूपर्पटी की संरचना में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे भूपर्पटी है अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है यह हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जो ऑक्सीजन है हमारे पृथ्वी पर लगभग 46.8 या 6% पाया जाता है। वहीं हम सिलिकॉन की बात करें, जो सिलिकॉन है लगभग 27 पॉइंट कुछ % बताया जाता है, इतना प्राप्त होता है। वहीं लोहा की बात करें तो लगभग 5% के आसपास पाया जाता है। अब हमें देखना है जो हमारी भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी का ऊपरी भाग है अर्थात क्रस्ट का ऊपरी भाग है, उसकी संरचना में सर्वाधिक जो तत्व है अर्थात सर्वाधिक तत्व कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? तो ऑक्सीजन। अर्थात आपका उत्तर बी माना जाएगा। 46.6% सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है।
निम्न में से अप्राकृतिक स्रोत है, निम्न में से अप्राकृतिक स्रोत है। तो हमने इसके पहले जिक्र किया है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना में प्रमुख दो स्रोत पाए जाते हैं, अप्राकृतिक और प्राकृतिक। हमने आपको बताया था अप्राकृतिक एवं प्राकृतिक स्रोत। कहने का मतलब ये हुआ, जो अप्राकृतिक स्रोत में आपका होता है घनत्व, ताप, दबाव। कहने का तात्पर्य है जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अगर उसके बारे में जानने के लिए दो मुख्य स्रोत हैं, एक अप्राकृतिक एक प्राकृतिक। जो अप्राकृतिक है इसके अंतर्गत पृथ्वी के घनत्व की जिक्र किया गया है, ताप का जिक्र किया गया है और दबाव का जिक्र किया गया है। ये तो हमारे अप्राकृतिक स्रोत हो गए। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, आणविक, उल्कापिंड आदि। हमें यह देखना है इसमें अप्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो घनत्व है, ताप है, दबाव है। इसमें अगर ये मिल रहा तो हमारा उत्तर वही माना जाएगा, अर्थात ज्वालामुखी ये प्राकृतिक स्रोत हो गया, भूकंप प्राकृतिक स्रोत हो गया, उल्कापिंड प्राकृतिक स्रोत हो गया। जो हमारा घनत्व है ये जो है अप्राकृतिक स्रोत माना जाएगा, अर्थात आपका जो उत्तर होगा उत्तर डी होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बैरोस्फीयर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 में बैरोस्फीयर का संबंध पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैरोस्फीयर की। तो जो बैरोस्फीयर इसे आखिर किसे कहते हैं, तो देखा जाए तो जो भूकंपी तरंगों के आधार पर, भूकंपी तरंगों या भूकंपी आधार पर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की रचना के बारे में बताया गया है कि भूकंपी तरंगों के आधार पर या भूकंप के आधार पर तीन भाग या तीन परत पाई जाती है पृथ्वी की। सबसे पहली परत आपकी हो गई लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। आपकी जो दूसरी परत है मिश्रित मंडल या मध्य मंडल। जो तीसरी परत है आपका केंद्रीय भाग, अर्थात हम केंद्र कह सकते हैं, जिसे बैरोस्फीयर कहा जाता है। जिस स्फीयर कहा जाता है, अर्थात जो हमारी भूकंपी तरंगों के आधार पर देखें या भूकंपी आधार पर देखें तो जो पृथ्वी की तीसरी परत है उसे बैरोस्फीयर या केंद्रीय भाग या केंद्र नाम दिया जाता है। अर्थात यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बैरोस्फीयर का संबंध किससे है, तो पृथ्वी की दूसरी परत था दुर्बल है, जो स्थिनोस्फीयर कहा जाता है इसको, स्थिनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल। कहने का मतलब ये है हमारा उसका जो उत्तर होगा उत्तर डी होगा, क्योंकि जो बैरोस्फीयर का संबंध हुए केंद्र से माना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई मानी जाती है कितने किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर या 32 किलोमीटर या 36 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो वही हम बात करते हैं जो भूपटल की औसत मोटाई है
जो अंतर्राष्ट्रीय संघ की मान्यता है उसके अनुसार 30 किलोमीटर इसकी गहराई या मोटाई पाई जाती है, अर्थात आपका जो उत्तर होगा उत्तर आपका डी माना जाएगा। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहला आंसर ए का ग्रह, फिर उपग्रह, फिर उल्काएं, उछल तारे। तब हमें ये देखना है, यहां पृथ्वी की बात कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब वहीं बात करें हम उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, हम इसकी बात कर लेते हैं। वहीं हम उल्काओं की बात करते हैं, उल्काओं का मतलब टूटता हुआ तारा होता है। वहीं हम बात करते हैं पुच्छल तारा, जिसकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो जो आपका आंसर होगा इसमें उल्का। वैसे देखा जाए तो उल्काएं एवं चंद्रमा दोनों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हमें यहां पे उत्तर देना होगा सी। हमारा उत्तर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट का संबंध है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, मोनेस्टिक एवं ड्यूलिस्टिक, एक तारा परिकल्पना और दो तारा परिकल्पना। तो कहने का मतलब ये होता है, मोनेस्टिक मीन्स एक तारक परिकल्पना, ड्यूलिस्टिक मीन्स दो तारा परिकल्पना। तो इसमें हमें ये देखना एक तारक परिकल्पना कहाँ है, तो हमारा एकल तारा परिकल्पना आपका पहला ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो दो तारक परिकल्पना होता ड्यूलिस्टिक, इसे ड्यूलिस्टिक कहा जाता है। या ठीक, ग्रहाणु परिकल्पना और इनमें से कोई ये दोनों का आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ए माना जाएगा। मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट का संबंध एकल तारा परिकल्पना से है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बढ़ते हैं हम। युग्म या दैतारक परिकल्पना का संबंध किस वेदता से है? युग्म एवं दैतारक परिकल्पना का संबंध किस वेदता से है? तो आकवेन, रसेल, लाकियर और कांट। आपने अभी इसके पहले कांट महोदय को पढ़ा, निमुला पढ़ लिया, उसके बाद आपने देखा लाप्लास को देखा था। अब आप हम देख रहे हैं यहाँ पे दैतारक। दैतारक का मतलब ये होता है दो तारों की परिकल्पना। तो दो तारों की जो परिकल्पना है, इसे रसेल महोदय ने इस परिकल्पना को दिया है, जिसका आंसर आपका होगा बी। कांट महोदय का निहारिका था, इसलिए आप इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा आपका बी, युग्म तारक या दैतारक परिकल्पना रसेल महोदय का है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम बढ़ते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना का संबंध है। वायव्य राशि परिकल्पना का मतलब ये होता है नेबुला परिकल्पना, अर्थात आपने इसके पहले भी पढ़ लिया है। तो नेबुला परिकल्पना किसकी परिकल्पना है? तो परिकल्पना आपकी कांट महोदय की है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। बाकी आप शेष इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, आदिग्रह परिकल्पना का संबंध किस विद्वान से है? जो आदिग्रह परिकल्पना है किस विद्वान से है? तो सबसे पहले क्यूपर, अलन गुथ, केपलर और चंद्रशेखर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूपर महोदय, क्योंकि जो क्यूपर महोदय हैं इनकी जो संरचना अर्थात इनकी जो परिकल्पना है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, इन्होंने आदिग्रह परिकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए आपका उत्तर ए हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर, केपलर और अलन गुथ की बात करते हैं, तो जो अलन गुथ महोदय हैं, जो इनकी परिकल्पना है
अगर उसकी हम बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत है स्फीत सिद्धांत है, जो इनका सिद्धांत है स्फीत का सिद्धांत है। अगर वही हम बात करते हैं केपलर महोदय कि इनका जो सिद्धांत है ग्रह गति का सिद्धांत है, ग्रह गति नियम का सिद्धांत है। वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर, जिसे यश चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की, जिन्होंने ब्लैक होल खोज की, अर्थात कृष्ण विवर छिद्र सिद्धांत, कृष्ण विवर छिद्र सिद्धांत को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया, जो भारतीय खगोलक विद्वान हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है आदिग्रह की परिकल्पना क्यूपर महोदय ने, स्फीत परिकल्पना अलनगुथ महोदय ने, ग्रह गतीय का नियम केपलर महोदय ने, ब्लैक होल या कृष्ण विवर छिद्र का सिद्धांत चंद्रशेखर महोदय ने दिया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ग्रह गति का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो अभी आपने सबको पढ़ा, अलनगुथ को, बांडी को, केपलर को, बफन को। तो सीधी सी बात है, जो ग्रह गति का नियम अभी आपने अपने आप को बताया, सी आपका आंसर सी होगा, केपलर महोदय ने ग्रह गति सिद्धांत दिया था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर जाते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, पुच्छल तारा परिकल्पना के प्रतिपादक बफन का संबंध किस देश से है? कहने का तात्पर्य हुआ जो बफन महोदय हैं, इन्होंने 1749 में अपनी पुच्छल तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो एक फ्रांसीसी वेत्ता माने जाते हैं, जो एक फ्रांसीसी वेत्ता है। अर्थात आपका जो उत्तर होगा, आपका उत्तर बी होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने ईगो या कल्प को विभाजित करने का प्रयास किया? अर्थात हमारी पृथ्वी पर जो समय काल है या युग है, उसको बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो सबसे पहले उसे बांटने का प्रयास बफन महोदय ने किया था, जिनका पूरा नाम है काफ्ते दी बफन। सबसे पहले इन्होंने यह प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी को कितने युगों में बांटा जाए। तो इन्होंने पृथ्वी को 7 युगों में बांट दिया था। मुख्यतः 7 युगों में इन्होंने पृथ्वी को बांटा, लेकिन इन्होंने युगों में बांट दिया, लेकिन समय का निर्धारण नहीं किया इन्होंने। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, महाविस्फोटक सिद्धांत की विशद व्याख्या किस विद्वान ने की थी? महाविस्फोटक सिद्धांत की विशद व्याख्या किस विद्वान ने की थी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जान लेमेटर, बेगोनर, वेगनर, लैपलास। अभी आपने इनको पढ़ा। वेगनर को आप जानते हैं, जो इनका सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत है इनका। इनका महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत है। अब बात करते हैं बेगुनर महोदय और जॉर्ज लेमेटर की। तो जो जॉर्ज लेमेटर या लेमेटर महोदय हैं, इन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ व्याख्या की बात कर रहा है, विशद व्याख्या की बात कर रहा है, यहाँ प्रतिपादन की बात नहीं कर रहा है, जिस कारण जॉर्ज लेमेटर आंसर में आपका नहीं होगा। अगर व्याख्या की बात देखें तो जो बेगोनर महोदय हैं, इन्होंने बाद में महाविस्फोटक सिद्धांत की विशद व्याख्या की थी। इसलिए आपका जो उत्तर होगा, उत्तर आपका बी माना जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सही जानकारी किस आधार पर होती है? कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है उसकी सही जानकारी के लिए हम किसे मान सकते हैं? तो सबसे पहला ए क्षुद्र ग्रह आपका नहीं हो सकता है, उपग्रह ये भी नहीं हो सकता है, आपका उल्का पिंड एवं चंद्रमा के चट्टानों के आधार पर, तो आपका उत्तर आपका होगा उल्का पिंड एवं चंद्रमा के चट्टानों के आधार पर पृथ्वी के बारे में अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी की शुद्ध आकृति है, पृथ्वी की शुद्ध आकृति क्या होती है? सभी विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मानना है, लेकिन अगर देखा जाए जो पृथ्वी की शुद्ध आकृति होती है ना वो गोल है ना चपटी है, उसकी जो शुद्ध आकृति मानी जाती है भू आप मानी जाती है, जिसे हम पृथ्व्याकार या जियाइड के नाम से भी जानते हैं। पृथ्व्याकार या जियाइड या लघ्वक्षकार या लघ्वक्षकार के नाम पे भी जानते हैं, जो पृथ्वी की शुद्ध आकृति मानी जाती है विद्वानों द्वारा। तो बस आज आप लोगों को 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर मैं आया था प्रैक्टिस सेट में। अब अगली प्रैक्टिस सेट हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और अन्य जानकारी के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में अगली प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस नंबर 2 हम कल करवाएंगे। तब तक लिए धन्यवाद।